नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रजत सेनगुप्ता, खेल विशेषज्ञ। रजत, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी। दुबई में एशियाई महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों में भारत के मोहम्मद हुसमुद्दीन और शिवा थापा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग दौर में भारत की अंकिता रैना ने अगले दौर में जगह बनाई। मोहाली के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। और क्रिकेट में इंग्लैंड रवाना होने से पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे ने बायो बबल में प्रवेश किया। रजत, खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया सेंटर खोलने को आज मंजूरी दे दी और इन राज्यों में शामिल है महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर इनमें शामिल है। और इसके लिए जो राशि आवंटित की गई है रजत, उसमें का ज्यादातर उपयोग जो होगा वो कोचेस के लिए होगा, खिलाड़ियों के लिए होगा और स्टेडियम में जो दूसरी फैसिलिटीज देनी जानी है उसके लिए किया जाएगा। आई थिंक एक बहुत अच्छी पहल है। रजत, बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है और इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। खेलो इंडिया आपको याद होगा पिछले साल कोविड से पहले, तो उसमें ये हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान से खिलाड़ी इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो उन खिलाड़ियों का जमावड़ा था जिनको पहले से ट्रेनिंग कुछ खास नहीं मिली होगी, जिसने भी अपनी तरफ से तैयारी की होगी, वो अपने हिसाब से अपना प्रदर्शन निखारने की उसने कोशिश की होगी। लेकिन अब खेलो इंडिया के 7 केंद्र के अंतर्गत 143 जो अलग अलग जगहें बनाई गई हैं, वहां पर जब बच्चे इकट्ठे होंगे, उनके टैलेंट को देखते हुए, उनके खेल के प्रति रुझान को देखते हुए और उनके सामर्थ्य को देखते हुए उनका चयन किया जाएगा और उनको ग्रूम किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। जी, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसी की जरूरत है हमारे देश में। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि महाराष्ट्र में 36 खेलो इंडिया केंद्र, अरुणाचल प्रदेश में 52, मिजोरम में 2, कर्नाटक में 31, मणिपुर में 16, मध्य प्रदेश में 4 और गोवा में 2 केंद्र खोले जाएंगे। और जैसा भी रजत ने बताया कि कई राज्यों में खेलो इंडिया केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं और उनकी संख्या है 217। और अब बात मुक्केबाजी की। दुबई में खेली जा रही एशियाई महिला और पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। पुरुषों में मोहम्मद हुसमुद्दीन और शिवा थापा अपने अपने भार वर्ग में जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं दिव्या की रिपोर्ट। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई और संयुक्त अरब अमीरात मुक्केबाजी महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एशियाई महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में हुसामुद्दीन ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के महमूद सिरबिखान को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में हुसामुद्दीन का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के मिराजिज़बेक मिजार हालिलोव से होगा। वहीं शिवा थापा 64 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के दमित्री पुचिन को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब थापा का सामना कुवैत के नादिर ओदा से होगा। थापा और हुसामुद्दीन अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेलेंगे। वहीं आज प्रतियोगिता के दूसरे दिन विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर और 3 अन्य भारतीय मुक्केबाज भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। 54 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी, 57 किलोग्राम भार वर्ग में जैस्मीन और 91 किलोग्राम भार वर्ग में संजीत अपने अपने वर्ग के अंतिम 8 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ओलंपिक में कोटा हासिल कर चुकी सिमरनजीत महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की रेखोना कोदिरोवा से भिड़ेंगी। वहीं 2 बार की युवा विश्व चैंपियन साक्षी का मुकाबला ताजिकिस्तान की रुआबजो हकजारोवा से होगा। बॉक्सिंग में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके रजत पदक जीतने वाली जैस्मीन भी फेदरवेट वर्ग में अपना दमखम दिखाएंगी। उनका मुकाबला मंगोलियाई मुक्केबाज ओयुन सेटसेग यसुगेन से होगा। पुरुष वर्ग में संजीत को पहले दौर में बाई मिला था और अब उनका सामना ताजिकिस्तान के जासूर कुबोर्नोव से होगा। शुरुआत में इस टूर्नामेंट में 27 से अधिक देशों की भागीदारी की उम्मीद थी, लेकिन यात्रा प्रतिबंधों के कारण अब 17 देश ही इसमें भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में अब भारत, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस
और कजाकिस्तान जैसे मजबूत मुक्केबाजी देशों के 150 मुक्केबाज अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करेंगे। इस बीच टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल कर चुके पुरुष मुक्केबाज अमित पंघल, विकास कृष्ण और आशीष कुमार 2021 ASBC एशियाई महिला और पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये तीनों टूर्नामेंट के तीसरे दिन कल क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए रिंग में उतरेंगे। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। रजत, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इस तरह के प्रतियोगिता में, उस तरह के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत ने जो शुरुआत की है वो जीत के साथ की है। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओलंपिक से पहले एक ये बहुत अच्छी शुरुआत है और एक बहुत अच्छा अभ्यास मैच है पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लिए। हाँ, इसीलिए इनका महत्व बहुत ज्यादा है और हमारे खिलाड़ियों को जितना ज्यादा बिल्कुल कहना चाहिए कि मैच फिट रखा जाएगा वो ज्यादा अच्छा होगा। खासतौर पर देखिए, वैसे अगर आप इंडिविजुअली देखें, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और इसमें विकास कृष्ण और आपने बताया आशीष कुमार और अमित पंघल, ये तो पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, तो उसके लिए तो खैर अच्छी बात है। और इसके अलावा जो है मैरी कॉम भी हैं महिलाओं के वर्ग में, लवलीना बोरगोहाइन है और सुप्रनजीत कौर भी हैं। तो इस तरह से ये जो खिलाड़ी हैं पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, मैरी कॉम जैसी जो खिलाड़ी है हमारे पास में, वो तो खैर बहुत विश्व विजेता रही हैं, वो कई सालों तक रही हैं चैंपियन, तो इनसे तो उम्मीद की ही जा सकती है। लेकिन नई पौध जो आ रही है उनके ऊपर बड़ा दायित्व है, क्योंकि आप अपने देश के टैलेंट को जो हाईलाइट करते हैं उसका मतलब 1 या 2 साल का नहीं होता, वो सालों साल दर साल करना होता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि बतौर एक देश हमारे सभी जितने भी इसके कहना चाहिए कि अवयव हैं उन घटकों को एक साथ आना चाहिए और उसके बाद खिलाड़ियों को इसमें जो पार्टिसिपेशन है उनका बढ़ाना चाहिए। इंटरनेशनल जहां तक जो मैचेस होते हैं उसमें देखिए 170 कंट्रीज हैं पूरे ओलंपिक्स में, और इस बार क्या है कि भारत के अलावा उज्बेकिस्तान, फिलीपींस और कजाकिस्तान, ये 3 जो देश हैं उनसे ज्यादा फाइट करने की जरूरत होगी, या उनके जो मुक्केबाज हैं वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि देखिए, अभी फिलहाल इस बार क्या है कि चीन के खिलाड़ी नहीं आए हैं, टोक्यो के खिलाड़ी मतलब अपने जापान के खिलाड़ी नहीं आए हैं, और साथ ही साथ साउथ कोरिया के भी खिलाड़ी नहीं आए हैं। तो इसकी वजह से हुआ ये है कि थोड़ी सहूलियत तो हो जाएगी भारतीय मुक्केबाजों को, लेकिन हमारे लिए ये एक तरह का पैसिव थिंकिंग होगा अगर इस तरह की बात हम सोचेंगे तो, कि हमारे पास में तो मैदान जो है बहुत साफ है, बहुत आसान है। ये जो चीज है ये हमारे अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की दिशा में अच्छा कदम नहीं होगा। इसलिए पूरे फुल आउट मतलब ऑल आउट जाकर के खेलना पड़ेगा और उनको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि अपनी जगह जो है वो विश्व स्तर पर तैयार करें। एशियाई स्तर पर तो ठीक है, लेकिन इसी में इतना अच्छा प्रदर्शन करें कि वो विश्व स्तर पर जा सके, जो कि ओलंपिक्स में जाने से पहले एक अच्छी पायदान होगी। रजत, क्वार्टर फाइनल में अब हुसामुद्दीन का जो मुकाबला होगा वो विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के मिजार खालीलोव से होगा, और एक टफ फाइट, एक टफ बाउट होगा दोनों के बीच में अगर देखा जाए, बॉक्सिंग के हिसाब से देखा जाए। लेकिन हुसामुद्दीन के लिए एक बहुत अच्छी फाइट इसलिए हो सकती है क्योंकि उन्हें एक अच्छे खिलाड़ी का सामना करना पड़ेगा और अपने दांवपेच निखारने में उन्हें खासी मदद मिल सकेगी। ये इस तरह के टूर्नामेंट की जो अहमियत है वो इसीलिए है कि एक और बड़े टूर्नामेंट के लिए जो विश्वव्यापी एक संस्था है ओलंपिक कमेटी, उसके द्वारा आयोजित ओलंपिक्स में इनको खेलने जाना है। अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो, या फिर मान लीजिए कि आगे विश्व स्तर पर जो भी मुकाबले होंगे उन पर उनको भाग लेना है। अनुभव से ज्यादा बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। खासतौर पर आप देखिए कि अनुभव, अगर आप अनुभव सिद्ध हैं तभी आप हर दृष्टि से सक्षम होते हैं अपना जो पराक्रम है उसको साबित करने में। तो हुसामुद्दीन के लिए निश्चित ही है, वो 56 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज से लड़ेंगे। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा इत्मीनान के साथ खेलने की चीज है। और ये जो हम दर्शकों के बीच में जब खेलते हैं बहुत सारा शोर पैदा होता है, आपने एक पंच मारा अगर सही जगह पर लगा तो लोग खूब शोर शराबा करते हैं, तो ये एक बढ़ावा तो मिलता ही है, लेकिन उस समय अपना कॉन्सेंट्रेशन को बना के रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप से उसको बात करते रहना चाहिए कि मैंने क्या ये ठीक किया,
इस बार जो ये मुझे जो चोट लगी या मुझे जो मुक्का पड़ा उससे मैं बच सकता था या नहीं, उसको छोड़ करके आगे के लिए आपको सोचना होगा कि अब ये जो पैतरा बदल रहा है ये आदमी, तो वो मुझे कैसे काबू करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि ये खेल जो है, खेल के दौरान ही आपको कई तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। हर बार के बाद आपको अपना जो प्रदर्शन है उसको निखारने की जरूरत होती है। दुबई के मुक्केबाजी रिंग से अब सीधे आपको लिए चलते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की ओर, जहां पे क्ले कोर्ट पर रॉलागेरा में क्वालिफाइंग दौर में महिलाओं में भारत की अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलिया की एरिना रोड्रिगोवा को 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अगले दौर में कल उनका मुकाबला बेल्जियम की ग्रीट बिडन से होगा। सुनते हैं सिद्धार्थ को। फ्रेंच ओपन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 182वीं वरीयता प्राप्त अंकिता ने दुनिया की 125वें नंबर की खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एरिना रोड्रिगोवा को पहले दौर में हराकर क्ले कोर्ट के इस टूर्नामेंट में अगले दौर में जगह बनाई। पहला सेट गंवाने के बाद अंकिता ने अगले 2 सेटों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक तरफा अंदाज में मुकाबला अपने नाम किया और अब अगले दौर में अंकिता का मुकाबला बेल्जियम की ग्रीट से होगा। अंकिता अपने करियर में अब तक किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में नहीं पहुंची हैं। वो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में मुख्य ड्रॉ के पहले राउंड में पहुंची थीं और ऐसा करने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थीं। इससे पहले ग्रीट ने 3 सेटों तक चले एक अन्य मुकाबले में पोलैंड की उर्जुला रद्वांस्का को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। फ्रेंच ओपन में अन्य मुकाबलों में सुमित नागल का सामना रोबर्टो मैकॉर्का से, जबकि प्रजनेश गुणेश्वरन का ऑस्कर ओंटे और रामकुमार नाथन का अमेरिका के माइकल मोह के साथ होगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। रजत, कोरोना महामारी के इस दौर में फ्रेंच ओपन अब इस समय धीरे धीरे अपने शबाब की ओर बढ़ता जा रहा है और अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंकिता रैना ने एक अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और अगले दौर में जगह बनाई। रजत जी, और अंकिता रैना काफी दिनों से तैयारी कर रही हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, जो कि काफी कहना चाहिए कि उत्साहजनक है। पर इनको अभी ग्रैंड स्लैम वगैरह तक पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है। पर हर एक जो मैच है, हर एक अनुभव जो है, उनके अनुभवों की श्रृंखला में कारगर साबित हो सकते हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अंकिता रैना ने इस पहले दौर में जब उन्होंने एरिना रोड्रिगोवा को हराया ऑस्ट्रेलिया की, तो ये 60 पायदान ऊपर वरीयता प्राप्त जो महिला खिलाड़ी थी उनको उन्होंने हराया अपने से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और शुरुआत में अगर इस तरह का रिजल्ट आता है तो निश्चित ही उनसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। पर मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी को उम्मीदों के दबाव में आकर नहीं खेलना चाहिए, उन्हें अपना नेचुरल खेल दिखाना चाहिए और जिसके लिए वो निश्चित है वो अपने आप को तैयार कर रही होंगी अगले दौर के लिए। फ्रेंच ओपन में फिलहाल अभी क्वालिफाइंग मुकाबले चल रहे हैं और मुख्य मुकाबले जो शुरू होंगे वो 30 तारीख से शुरू होंगे। और अब बात क्रिकेट की। इंग्लैंड रवाना होने से पहले भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 19 मई तक बायो बबल में प्रवेश करने के लिए कहा गया था। हालांकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे समेत कुछ खिलाड़ियों को बोर्ड ने शर्त के तहत कल तक यानी सोमवार तक प्रवेश करने की अनुमति दी थी। ये सभी खिलाड़ी बायो बबल में प्रवेश कर गए हैं। बीसीसीआई प्रोटोकॉल को लेकर सख्त है, बायो बबल के प्रोटोकॉल को लेकर बहुत सख्त है और इन्हें 19 मई को क्वारंटीन हुए खिलाड़ियों से मिलने या उनके साथ वर्कआउट करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई है। सुनते हैं सिद्धार्थ को। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। इसके बाद वहां भी खिलाड़ियों को 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। हालांकि 3 दिन के सख्त क्वारंटीन के बाद बाकी 7 दिनों तक खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की भी इजाजत दी जाएगी। साथ ही उनकी समय समय पर कोरोना जांच भी होगी। बीसीसीआई ने इसके साथ ही अपने खिलाड़ियों के दूसरे डोज के लिए इंग्लैंड में भी व्यवस्था की है। विराट, रोहित, रहाणे समेत कई खिलाड़ियों ने टीके का पहला डोज लगवा भी लिया है। टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। ये मैच साउथहैम्पटन के द एजिस बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद टीम 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। वहीं भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ 16 जून से एकमात्र टेस्ट खेलेगी। इसके बाद 3-3 मैच के वनडे और 2020 सीरीज भी खेले जाएंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। रजत, बायो बबल के इस दौर में एक लंबी श्रृंखला जो है भारतीय महिला और पुरुष दोनों ही टीमों को खेलनी है और एक अच्छा अनुभव होगा भारतीय टीम के लिए और जब उन्हें की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भी खेलना है। जी बिल्कुल, और
ये बायो बबल का अनुभव तो निश्चित ही किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी इंसान को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको तमाम तरह की पाबंदियों में और सावधानियों में रहने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये तो कठिन दौर सभी के लिए आया हुआ है, पूरे विश्व में हर किसी तबके के इंसान के ऊपर ये बात आई है। लेकिन अब क्या है कि बायो बबल के बारे में थोड़ी सी ये बात आम लोगों को जानने की है शायद कि बायो बबल कुछ बबल जैसी कोई बात नहीं होती है। दरअसल वो कुछ हिस्से होते हैं, उन जगहों पर ही हम खिलाड़ियों को लेकर के जाते हैं जहां पर कि कोरोना के होने की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं रहती, क्योंकि उसको पहले से ही सैनिटाइज किया हुआ रहता है। अगर आप गाड़ी में बैठते हैं तो वो भी अगर बायो बबल के अंदर है तो उसका ऐसा सैनिटाइजेशन किया जाता है कि उसमें कोई इस तरह के जो जीवाणु हैं या विषाणु हैं वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये एक बायो बबल की संरचना जो है वो खिलाड़ियों के लिए जो तैयारी होती है वो उनके हवाई जहाज से उतरने से लेकर के उनके क्वारंटीन होने तक, और उसके बाद फिर क्वारंटीन होने के बाद जब खेल शुरू होता है तो उस दौरान भी एक स्टेडियम से दूसरी जगह पहुंचने में, अपने होटल पर पहुंचने में और फिर होटल में भी जहां भी वो ठहरते हैं 24 घंटे की निगरानी रहती है उनके ऊपर कि उनको कहीं से भी एक्सपोजर न हो जाए उस वायरस के लिए। तो ये एक बायो बबल होता है, बायो बबल जो क्रिएट किया जाता है इंसान के लिए। तो ये तो अच्छी बात है कि ठीक है, उसके लिए वो तैयार होकर के जा रहे हैं मानसिक रूप से। पर नवीन, आप खुद भी महसूस करते होंगे कि ये खिलाड़ियों के लिए बड़ा टफ मामला होता है कि भाई उनको खेलना भी है, लोगों से आपस में चर्चा भी करनी है अपने खिलाड़ी साथियों से, और ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए एक इतने इम्पोर्टेंट मुकाबले में उनको जाना है। पहली बार विश्व कप का आयोजन हो रहा है टेस्ट मैचों का, और ये अपने आप में एक इतिहास होगा। जी, एक अपने आप में इतिहास होगा। और देखिए, अभी तक जितने भी विश्व कप हुए हैं क्रिकेट में वो या तो ये ओडीआई के हुए हैं या 2020 के। जी। टेस्ट मैच का जो ये मामला है ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए, आज भी आप किसी भी अच्छे खिलाड़ी से भी आप पूछेंगे कि टेस्ट मैच की क्या उपलब्धियां हैं या क्या उसकी उपादेयता है या कहिए कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो कहेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है क्रिकेट का, जिसमें हर खिलाड़ी का अपना कंट्रीब्यूशन, उसका सामर्थ्य, उसको परखा जा सकता है। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो एक बेहतरीन फॉर्मेट का विश्वव्यापी एक संघर्ष होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और रजत, अब हॉकी की बात करते हैं। क्रिकेट के बाद वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। मोहाली के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। आज बलबीर सिंह सीनियर की पहली पुण्यतिथि है। सुनते हैं उनकी उपलब्धियों पर दिव्या की ये रिपोर्ट। बलबीर सिंह 1948 में लंदन, 1952 में हेलसिंकी और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया था। वे इस सूची में शामिल होने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे। 3 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे बलबीर सिंह सीनियर का ओलंपिक फाइनल का रिकॉर्ड अब तक अजेय है। बलबीर ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ 5 गोल किए थे। किसी ओलंपिक फाइनल में सबसे ज्यादा गोल करने का उनका ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। भारत ने ये मुकाबला 6-1 से जीता था। साल 1957 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था। वे पहले खिलाड़ी थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। वे 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर थे। उन्होंने खेल विभाग पंजाब के डायरेक्टर के तौर पर सेवाएं निभाई और नौजवानों को खेल जगत की ओर प्रोत्साहित किया। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स डेस्क। रजत, बहुत संक्षेप में टिप्पणी। बहुत अच्छी बात है कि बलबीर सिंह सीनियर जैसे महान खिलाड़ी के लिए एक गर्व का मतलब कहना चाहिए कि उनके नाम को अमर करने का एक अच्छा प्रयास हुआ है। जी, रजत, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर नजर अब तक की खास खबरों पर। खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी। दुबई में एशिया महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों में भारत के मोहम्मद हुसामुद्दीन और शिवा थापा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग दौर में भारत की अंकिता रैना ने अगले दौर में जगह बनाई। मोहाली के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।